सकता हूं कि बच्चा गर्भ में आने के पहले माँ और पिता के संकल्प से गर्भ में आता है। तो माँ और पिता का चिंतन और चरित्र क्या है, उनका जीवन कैसा है। कहते हैं कोई महात्मा ईसा के पास एक बुढ़िया अपने बच्चे को लेकर आई और उसने कहा इसको संस्कारवान बनाइए। तो ईसा ने कहा कि माँ तुम 100 वर्ष लेट हो गई। अर्थात माता पिता के निर्माण से ही, माता पिता के अच्छे सच्चे चरित्र से ही सच्चे और अच्छे बच्चों का आगमन होता है, सच्ची आत्मा का आवाहन कर सकते हैं। इसलिए आवगणे संस्कारवान पीढ़ी में 6 चरण तय किए गए। पहला चरण था कि हम दंपतियों को प्रशिक्षित करें, अनुशासन कैसा हो, उनकी दिनचर्या कैसी हो, उनका खान पान कैसा हो, वो कौन से नियम उपनियम अपनाएं,
ताकि वो इस संतान को जन्म देने जा रहे हैं वो कोई पवित्र आत्मा का आह्वान कर सके, किसी पवित्र आत्मा को बुला सके। तो एक क्रम तो पहला चरण ये है। दूसरा चरण, जब बच्चा गर्भ में आ जाए तो 9 महीने तक माँ के साथ उसका जीवन लगा हुआ है। तो 9 महीने गर्भ की व्यवस्था, गर्भ संस्कार का क्रम जो हमारे यहाँ बहुत तीव्र गति से चल रहा है पूरे देश भर में, गर्भ संस्कार का क्रम 9 महीने का। तीसरा चरण है जब बच्चे का जन्म हो जाए तो 5 वर्ष की अवस्था तक बहुत छोटे छोटे और बड़े महत्वपूर्ण संस्कार संपन्न होते हैं। अन्नप्राशन का है, नामकरण का है, मुंडन का है, विद्यारंभ का है, दीक्षा का संस्कार है। ये संस्कार ऐसे हैं जो बच्चे की पूरी चेतना को परिष्कृत करने की सामर्थ्य रखते हैं, हर क्षेत्र में एक समर्थ मार्गदर्शन देते हैं तो उसका जीवन कैसे श्रेष्ठता के रास्ते पर चल पड़े। तो ये 5 संस्कार कराना, ये है तीसरा चरण, इसे कहेंगे माँ की पाठशाला। इसको लेकर के एक बड़ा प्रयोग अभी और शुरू होने वाला है कि माँ की संस्कारशाला कैसे चले। तो माँ की संस्कारशाला में ये 5 संस्कार भी, और प्रतिदिन कोई भी माँ अपने बच्चे को कौन सी कहानी सुनाए। जो दादा दादी नाना नानी की कहानियों का क्रम बंद हो गया है, उसको फिर से प्रारंभ किया जाए और मम्मी पापा कैसे बच्चे को प्रेरणाप्रद दृष्टांत, प्रेरक कहानियां सुना करके महानता की ओर उसको प्रेरित करें। साथ ही ऐसे कौन सी वैल्यूज है, कौन से मूल्य है, कौन से मानवीय गुण है जिन गुणों का विकास हो, तो साप्ताहिक तौर पर उनके गुणों के विकास की योजना, 365 कहानियां और 52 मानवीय मूल्यों का एक पूरा सेटअप खड़ा किया जा रहा है। साथ ही साथ बच्चों के साथ दैनंदिन होने वाली समस्याएं, चाहे वो जिद करने की समस्या हो, चाहे वो और कोई समस्या हो, ऐसी समस्याओं के गुरुदेव ने क्या समाधान सुझाए, वो समाधान आप तक पहुंचाने की कोशिश होगी। इस तरह से माँ की संस्कारशाला में ये 5 वर्ष तक की एक अवस्था का पूरा शिक्षण, ये तीसरा चरण होगा। चौथा चरण होगा 5 वर्ष से लेकर 13 वर्ष तक, अर्थात बच्चा जब टीनेज में जाए, किशोरावस्था में जाए, उस समय तक बाल संस्कारशाला के माध्यम से बच्चों को गढ़ना। और बाल संस्कारशाला से निकलने के बाद 13 के बाद, अर्थात 13 साल से 19 साल तक जो बच्चों की किशोरावस्था है, इसमें किशोर संस्कारशाला, कन्या संस्कारशाला, किशोर और कन्या कौशल की बात करें, और उसके बाद युवा मंडल, युवाओं के प्रशिक्षण की। तो ये कह सकते हैं हम कि 1 साल पहले, जन्म के 1 वर्ष -1 से लेकर के और 25-30 साल तक एक पूरा क्रम 6 चरणों में पूरा होगा। 6 चरणों में पूरा करने पर एक हम सच्ची और अच्छी पीढ़ी का निर्माण कर सकते हैं, और ये कार्यक्रम होगा हमारा आओ गणेश संस्कारवान पीढ़ी। तो इस तरह की योजनाएं शांति कुंज में अभी इन दिनों विचाराधीन है। इन योजनाओं पर भी कई कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं, आगे भी हम चलाएंगे। तो मित्रों, ये बात हमको समझ में आई कि सच्चे और अच्छे बच्चों को, अगर सच्चे और अच्छे मनुष्य का निर्माण करना है तो हमको बाल्यावस्था पर फोकस करना होगा। पूरी पीढ़ी के निर्माण की बात सोचते हैं तो बचपन से ही हमको, और बचपन के पूर्व से ही सोचना पड़ेगा। पर प्रश्न ये उठता है कि हम में से अधिकांश लोग बच्चों के साथ ठीक तरीके से व्यवहार नहीं कर पाते। हमारी समझ बच्चों के विषय में बड़ी अधूरी होती। कोई किसी से पूछे कि आखिर बालक है क्या, तो कोई कहता है मेरा बेटा है, कोई कहता है मेरी बेटी है। पर क्षमा कीजिए, ये बच्चे आपके नहीं, भगवान के बच्चे हैं। आपके माध्यम से संसार में आए हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ आए हैं। परमात्मा ने आपको बड़ी जवाबदारी दी है कि आप इस दुनिया के लिए सच्चे और अच्छे नागरिकों को प्रस्तुत करें, सच्चे और अच्छे नागरिक बनाएं, दुनिया को देकर जाएं, जिससे कि दुनिया और प्रगति कर सके। तो बच्चों के विषय में जब समझने की बात आती है तो हमको ये लगता है कि आखिर बच्चा है क्या। थोड़ा सा गौर करने पे लोग कहते हैं बच्चा भगवान जैसा दिखता है। हम कह सकते हैं बच्चा भगवान का रूप, परमात्मा का रूप है, भगवान का रूप है, ईश्वर का रूप है। उसका निर्दोष मन, उसकी भोली भाली आंखें, उसके चेहरे पर ऐसा साम्य और इतनी शांति, कैसा लगता है मानो बिल्कुल आंखों में क्षीर सागर लहरा रहा हो। उसके मन में एकदम प्रशांत मन है जो सदैव दूसरों के प्रति खिलखिलाता रहता है। कोई भी उसके समक्ष आए, सबके साथ वो मिलना चाहता है। ऐसी शानदार जीवन, प्रारंभ का जीवन, बचपन का जीवन हमको दिखाई देता है। इसलिए हम कह देते हैं कि बच्चे भगवान का रूप। और भी बातें हैं। गुरुदेव ने भी कहा कि बच्चे समाज और राष्ट्र का उज्जवल भविष्य होते हैं। ये समाज और राष्ट्र का मेरुदंड है। हमारे बच्चे, गुरुदेव कहते हैं कि गीली मिट्टी के समान, कुम्हार की कच्ची मिट्टी के समान है। जो चाहे वैसे सांचे में आप ढालिए और उनको विकसित कर लीजिए। गुरुदेव कहते थे कि बेटे, ये एक नन्ही सी कलम के समान, एक छोटा सा बीज है जो हमारे आंगन में उगाया है, या यूं कहिए कि ये वो नरम डाली है,
वो तो गीला बांस है जिसे आप मोड़ सकते हैं। इसलिए बच्चों के विषय में बहुत कुछ कहा गया है और विचारकों ने ये भी कहा कि ये बचपन जो है ये बचपन का बाप है। अर्थात किसी वरिष्ठ को आप देखते हैं तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि इसका बचपन कैसा रहा होगा। मित्रों, इन बातों के साथ में हम बचपन को समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे सामने ये प्रश्न आता है कि इस बचपन को गढ़ा कैसे जाए। हमारे पूर्वज लोग ऐसा कौन सा काम करते थे कि वो बच्चों में इतने महान गुणों का प्रवेश कराते थे कि हमारे देश में रामकृष्ण जैसे, गौतम गांधी जैसे महापुरुष पैदा हुए। इनके पीछे आखिर ऐसी कौन सी संस्थाएं थी? इस पर विचार करने का जब हम सोचते हैं तो हमको दिखाई देता है कि भारतवर्ष की कुछ महत्वपूर्ण 4 ऐसी संस्थाएं थी, 4 ऐसे व्यवस्थाएं थी जो बच्चे को मानव से महामानव, नर से नारायण बनाने का काम करते थे। उसमें हमारी सबसे पहली जो बात थी हमारे बच्चों को गढ़ने की, वो हमारी ऋषि प्रणीत संस्कार परंपरा थी। 16 संस्कारों से व्यक्ति के जीवन को संस्कारित करने का काम। और आप गौर से देखेंगे तो बच्चे की किशोरावस्था तक आते आते या युवावस्था तक आते आते 16 संस्कार में से लगभग 12-13 संस्कार पूर्ण हो जाते। तो ऋषि ये जानते थे कि अगर बचपन को संभाल लिया जाए तो राष्ट्र को, विश्व को, मनुष्य को संभाला जा सकता है। बचपन में ही बीज बोए जा सकते हैं। इसलिए ऋषियों ने अधिकांश संस्कार बचपन और किशोरावस्था में ही पूरे कराए। तो एक तो हमारी परंपरा थी 16 संस्कार की परंपरा। आप देखें उन परंपराओं में हर संस्कार में कोई ना कोई निर्देश है। नाम भी रख रहे हैं तो नाम के साथ भी ये विचार है कि बच्चे का संबोधन ऐसा हो, उसके भीतर उत्साह और आनंद जगाता हो, वो अपने को गौरवान्वित अनुभव करता हो। आप बुरे नाम रख लें और बच्चे का स्मरण कराएं तो जीवन भर वो हीनता के साथ जीता। गर्भ में ही 3 संस्कार, गर्भधारण से लेकर के पुंसवन और सीमंतोन्नयन, ये 3 संस्कारों के माध्यम से गर्भस्थ शिशु को शिक्षण, प्रशिक्षण और गर्भवती माँ का अभिनंदन, ये सब कुछ हमको दिखाई देता है कि बच्चे को संस्कारित करने की बहुत गहन, गंभीर वैज्ञानिक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक प्रक्रिया चल रही थी। बच्चे के जन्म के बाद के संस्कारों में भी इन्हीं तरह की चीजों को देखते हैं। जब कभी भी जीवन में कोई मोड़ आता है, आचार्य आकर खड़ा हो जाता है। अगर बच्चा पढ़ना चाहता है तो शिक्षा के साथ गुरुजी कहते हैं विद्या का समन्वय हो, अर्थात वो संसार को जाने परंतु जीवन के जाने बिना संसार को जानने का कोई प्रयोजन नहीं होता। इसलिए बच्चे के जीवन के संबंध में, विद्या के संबंध में जानकारी हमारा आचार्य देता है। भोजन करता है तो आचार्य खड़ा होता है, क्या खाएं, क्यों खाएं और कैसे खाएं, खाने पीने का ढंग क्या हो, उपार्जन का तरीका क्या हो, भोजन का स्वरूप क्या हो, कैसे सात्विक और हम पवित्र भोजन करें ताकि भोजन से हमारे मन का निर्माण होता है, हमारा मन स्वस्थ रहे। ऐसी सभी मोड़ पर हमारे आचार्य खड़े होते हैं और हम देखते हैं कि संस्कार की परंपरा में संस्कारित व्यक्ति नर से नारायण की सीढ़ियां चढ़ता चला जाता है। ये पहला प्रयोग था, ये पहली संस्था थी, ये पहली व्यवस्था थी। दूसरी व्यवस्था हम देखते हैं गुरुकुल का शिक्षण। 5 वर्ष का बच्चा हुआ, गुरु आकर दरवाजे पर खड़ा है, बच्चे को लेकर जाता है, बच्चे को शास्त्र और शस्त्र में पारंगत करता है। गुरु और गुरु माता दोनों मिलकर के माता पिता की भी भूमिका में है और आचार्य की, गुरु की भूमिका में भी रहते हैं, आचार्य की भूमिका में भी, शिक्षक की भूमिका में भी। तो गुरुकुल का जो सिस्टम था, गुरुकुल की जो शिक्षा पद्धति थी, वो ऐसी थी जिसमें व्यक्ति के समग्र विकास पर ध्यान दिया जाता। इन दोनों हम देखते हैं हमारे विद्यालय कहलाते विद्यालय परंतु मूलतः शिक्षालय हैं, हमको जानकारी देते हैं, परंतु जीवन के संबंध में गहन गंभीर चिंतन हमारे भीतर नहीं जग पाता। इसलिए स्कूल कॉलेज से निकलने वाले बच्चे छोटी छोटी समस्याओं में अपना धैर्य खोते दिखाई देते हैं या फिर उनकी राह भटक जाती है और जीवन के लक्ष्य को से बहुत दूर चले जाते। इसलिए मित्रों, जो गुरुकुल का शिक्षण था हमारा, उस शिक्षण में नैसर्गिक वातावरण में शिक्षण था। शिक्षण का तरीका भी बहुत ही व्यवहारिक था कि आचार्य अपने प्रयोग से, अपने जीवन से शिक्षण करता था। वो कह के नहीं, करके बताता था। और सच बात है, कोई कह के कम सीखता है, कोई करके दिखाए तो उससे तुरंत सीख जाता है। और बच्चे के ऊपर तो करने की प्रक्रिया का बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बच्चों का नकलची होते हैं बच्चे, जो देखते हैं वही करते हैं। तो ये दूसरी प्रक्रिया थी हमारी गुरुकुल का शिक्षण, जो लॉर्ड मैकाले जैसे लोगों ने तोड़ा और हमको एक शिक्षण की पद्धति, कॉन्वेंट पद्धति हमको दी, जिसके माध्यम से हम अपने बच्चों को इन दोनों पढ़ा रहे हैं। तीसरी जो संस्था थी या तीसरी जो व्यवस्था थी वो थी हमारी उत्कृष्ट पारिवारिक वातावरण। घर परिवार में गुरुदेव कहते हैं कि पंचशीलों का प्रचलन होना चाहिए।
जहाँ आस्तिकता का वातावरण हो, जहाँ श्रमशीलता हो, जहाँ मितव्ययिता का हो, जहाँ सहकारिता हो, जहाँ स्वच्छता और सुव्यवस्था का वातावरण हो, ऐसे घर परिवार में जो भी बच्चे पलेंगे, गुरुदेव कहते थे कि परिवार सांचा है, परिवार सांचा है। गुरुदेव कहते थे परिवार पाठशाला है और माता गुरु है। गुरुदेव कहते थे परिवार प्रयोगशाला है और माँ प्रधान वैज्ञानिक है। इसलिए बच्चों के निर्माण की प्रक्रिया परिवार के वातावरण में होती थी। तो ये बड़ी बात थी हमारी कि परिवारों का उत्कृष्ट वातावरण, परिवारों की सामूहिक व्यवस्था बच्चे के भीतर दैवी गुणों का विकास करते हुए बच्चे को महामानव बनाने का पूरा सरंजाम जुटाते थे। और चौथी संस्था थी मित्रों, वो था प्रगतिशील समाज। प्रगतिशील समाज, समाज में कहीं भी कोई भी संतान हो, किसी का भी बालक बालिका हो, परंतु समाज अपने सरोकार रखता था, उससे समाज अपनी जिम्मेदारी रखता था कि बच्चे कहीं ऐसा ना हो कि कुसंस्कारी हो जाएं या बहक जाएं। इसलिए हम देखते हैं पुराने समय में हम किसी व्यक्ति के नहीं सामाजिक जीवन को महत्व दिया करते और व्यक्तियों के समूह से ही किसी गांव की, किसी नगर की अच्छाई और बुराई का वातावरण दिखता था। इसलिए समाज भी सजग था। वो बच्चा हमारा कैसे विकसित हो रहा है, माता पिता अगर कमजोर हैं तो समाज के हमारे दूसरे लोग, सदस्य लोग मिलकर के बच्चे को अच्छाई की ओर प्रेरित करते थे। ऐसे असंख्य उदाहरण हमारे प्राचीन भारतीय जीवन में, और बहुत दूर की बात नहीं, अभी कुछ समय पहले ही हमारे जीवन में दिखाई देते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चार संस्थाएं, संस्कार की परंपरा, गुरुकुल का वातावरण, गुरुकुल का शिक्षण, परिवार का उत्कृष्ट वातावरण और प्रगतिशील समाज, अगर ये चारों चीजें मिलकर के जब काम कर रही थी तो हमारे देश में श्रेष्ठ बालकों का, श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण चल रहा था। परंतु मित्रों, ये चारों संस्थाएं इस समय छिन्न भिन्न है। आप देखें तो वो तो परम पूज्य गुरुदेव को आप लाख लाख धन्यवाद दें, नमन वंदन करें कि उन्होंने संस्कार की परंपरा को पुनर्जीवित कर दिया। अन्यथा हम संस्कारों के नाम से भी परिचित नहीं थे। संस्कार देने की प्रक्रिया तो बहुत दूर की बात थी। इसलिए अभी भी बहुत मुट्ठी भर लोग इस संस्कार की परंपरा से जुड़ पाए। हमको एक बड़ा अभियान चलाने की आवश्यकता है कि हम संस्कारों को घर घर तक पहुंचाएं, तब बच्चों का निर्माण होगा। इसलिए हमको संस्कार की परंपरा की शुरुआत करनी है। दूसरा, जो गुरुकुल का वातावरण था, वो वातावरण कैसे हम विद्यालयों में प्रारंभ करें, इसके विचार आता है, इसकी बात आती है कि ये कैसे शुरू किया जाए। तीसरा, परिवारों का उत्कृष्ट वातावरण जो सांचे के रूप में काम करता था, ऐसे परिवार के वातावरण को बच्चों के सामने कैसे प्रस्तुत करें और एक प्रगतिशील समाज का दायित्व कैसे निभाएं। इन चारों को, चारों जिम्मेदारियों को समेट करके बाल संस्कार शाला के रूप में इसको प्रस्तुत किया गया है कि हम बहुत संक्षेप में ये चारों बातों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। चारों चीजों में जो जो गुणों का अभिवर्धन होता था, जो संस्करण होता था, उन चारों चीजों के छोटे छोटे स्वरूप को लेकर के हम बाल संस्कार शाला में बच्चों को गढ़ने का काम करें। इसलिए बाल संस्कार शाला चलाना इतना महत्वपूर्ण काम है मित्रों कि सारी क्रांतियां, सप्त क्रांति हम लोग संचालित करते हैं। सप्त क्रांतियों का अगर आधार आप देखेंगे तो बाल संस्कार शाला दिखाई देती है। अगर एक बच्चा अच्छा घर में बन गया तो वो परिवार सुखी और समुन्नत हो जाएगा, और एक परिवार में बच्चा बिगड़ गया तो पूरा परिवार रोएगा धोएगा। मुझे स्मरण आता है एक छोटी सी सत्य घटना का। छत्तीसगढ़ की घटना है। हमारे कार्यकर्ता उस क्षेत्र में बाल संस्कार शाला के लिए क्रियाशील थे। उन्होंने एक बार एक ऐसे व्यक्ति से मिले जो व्यक्ति किसी अनाथालय में, किसी वृद्धाश्रम में रह रहा था। उससे मेल मिलाप के बाद पता लगा कि वो एक बहुत बड़ा धनपति है, उसके 2 मिल है राइस के, परंतु वो वृद्धाश्रम रह रहा है। जब पूरी कथा पूछी तो उसने बताया कि मैं जब प्रारंभ था, मेरा शुरुआत थी, तो मैं सब्जी बेचने का काम करता था। सब्जी बेचते बेचते मैंने कुछ पैसा कमाया तो सोचा चलो एक छोटा सा हॉलर मिल डाल लेता हूँ, धान की कुटाई कर छोटा सा हॉलर मिल लगा लूं। इस बीच में मेरे परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ और मेरी प्रगति होती रही। मैं और मेरी पत्नी कमर तोड़ मेहनत करते, जी तोड़ मेहनत करते, और उसके बाद में बच्चा बड़ा होता गया। और मित्रों, बच्चा बड़ा हो रहा था, संस्कारों की तो किसी को चिंता थी नहीं, सिर्फ पैसे दिखाई दे रहे थे। धीरे धीरे वो एक हॉलर मिल से एक राइस मिल खोल लिए। इसी बीच में बच्चे की शादी हो गई। पर फिर क्या देखते हैं कि पति पत्नी के बीच में जैसा बढ़िया सामंजस्य था वो तो ठीक था, पर जब जैसे ही नई घर की बहू, अच्छी पढ़ी लिखी बहू लेकर आए, परंतु बहू और सास के बीच में खटकना प्रारंभ हो गया।
धीरे धीरे वो विवाद बेटे और माँ के बीच बढ़ा और बाद में वो विवाद एक दिन इतना बढ़ गया कि माँ जो है ना हार्ट अटैक के कारण डेथ हो गई उसकी। और ऐसी स्थिति निर्मित हुई कि जो बुजुर्ग था, घर का पिता था, वो इतना दुखी हो गया, उसको समझ में नहीं आया वो क्या करे। धीरे धीरे अब समस्या थी पिता और पुत्र के बीच में और बहू के बीच में। धीरे धीरे इतने ताने और इतनी बातें बढ़ी कि एक दिन पिता ने घर छोड़ दिया। सोचा बेटा आएगा मना लेगा, परंतु बेटा आया नहीं मित्रों। और कहते हो भटकते भटकते आखिरी में वृद्धाश्रम में चला गया। उसकी मृत्यु भी मित्रों अकेले हुई। हमारे गायत्री परिवार के लोगों ने मिलकर उसका अंतिम संस्कार किया, बेटा उसको देखने नहीं आया। मित्रों आप सोचें कि किसकी कमी है, तो आपको समझ में आएगा कि ये परिवार में माता पिता के द्वारा ना दिए गए संस्कारों के कारण बच्चा इस तरह से विकृत हो गया। और सारी कमाई, सारी जीवन की पूंजी, रात दिन कमर तोड़ माँ बाप मेहनत करते हैं और सोचते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए सुख साधन इकट्ठे करें, परंतु भूल जाते हैं मित्रों कि सुख साधनों के साथ में संस्कार की परंपरा भी विकसित होती चले, परिवार में स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनता चले, स्वच्छ मन का विकास हो, स्वस्थ शरीर हो, सभ्य समाज की रचना हो, ऐसा वातावरण बने। तो ये चीजें हमसे छूटती चली गई। तो मित्रों इस तरह से ये चारों संस्थाओं को हम बाल संस्कार शाला में सम्मिलित कर सकते हैं और चारों संस्थाओं के थोड़े थोड़े अंश लेकर के बच्चों को या तो प्रतिदिन अलग अलग मॉडल हो सकते हैं और नहीं तो रविवार के दिन 2 घंटे की कक्षा लगाकर हम इस काम को पूरा कर सकते हैं। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आज के मनोवैज्ञानिक लोग, आज के विश्लेषण करने वाले लोग ये कहते हैं, मानवीय चेतना का अध्ययन करने वाले लोग कहते हैं कि बचपन में ही लगभग 75% व्यक्ति का व्यक्तित्व बनकर खड़ा हो जाता है। शेष बचा हुआ जो 25% है वो तो फिर आप समझिए रंग रोगन जैसा है। मूल स्वभाव, मूल प्रकृति, मूल विचार, मूल उसका व्यक्तित्व तो बचपन में ही बनकर के खत्म हो जाता है, अर्थात माँ के सानिध्य में रहते रहते ही बात हो जाती। इसलिए मित्रों हमारे प्राचीन समय में परिवार को पाठशाला कहा जाता था, माता पिता को गुरु कहा जाता था और पुस्तकें होती थी, प्रकृति सिखाया जाता था प्रकृति से। ये गंगा माँ है, ये सूरज भगवान है, ये चंदा मामा है, ये चिड़िया रानी है। माँ अपने एक बच्चे को एक एक बात सिखाती। उत्कृष्ट पारिवारिक वातावरण बच्चों में दिव्य संस्कार डालता था। आप किसी भी महामानव के जीवन को देख लीजिए, हर एक महामानव के जीवन में उसके बचपन और उसकी माँ का अलग प्रभाव दिखाई देता, उसकी माँ की भूमिका दिखाई देती। चाहे गुरुदेव का जीवन हो, चाहे शिवाजी का जीवन हो, चाहे विवेकानंद का जीवन हो, महात्मा गांधी जी का जीवन हो, महर्षि अरविंद का जीवन हो, और चाहे किसी का भी आप देखें, हर एक के जीवन में उसकी माँ की भूमिका बहुत स्पष्ट दिखाई देती है मित्रों। इसलिए पारिवारिक जीवन के जो आस्तिकता का वातावरण है उसमें ही जीवात्मा का संस्कार होता था और जीवात्मा महान बन जाती थी। इसलिए जो महान माताएं थी उनने महान पुत्रों को जन्म दिया था। इस तरह हम देख सकते हैं कि एक ऐसी प्रक्रिया हम लागू करें कि हम बच्चों को ठीक से गढ़ पाए। अब थोड़ा सा चिंतन करें कि आखिर इस समय वर्तमान का संकट है क्या। मैंने एक संकट तो आपको बताया था जो हमारा राष्ट्रीय संकट था, लॉर्ड मैकाले के द्वारा खड़ा किया हुआ, पर और संकटों पर विचार करते हैं। एक संकट तो ये है कि आप माता पिता से चर्चा करिए तो इन दोनों बच्चे किसी प्लानिंग में नहीं आते। अगर प्लानिंग हो भी रही है तो सिर्फ उसके रुकने, खाने, रहने, कपड़े लत्ते की प्लानिंग होती है। आप देखते होंगे आजकल डिलीवरी के पहले माताएं तैयारी करती है तो बच्चे के संसाधनों के विषय में सोचती हैं, पर बच्चे के विषय में नहीं सोचती। जन्म देने के पहले कोई विचार नहीं होता। आप छोटी सी गाड़ी खरीदते हैं, न जाने कितनी गाड़ियों के मॉडल देखते हैं, कंपेयर करते हैं, पर कभी आपने विचार किया कि जब आप संतान का उत्पादन करने जा रहे हैं, क्या कोई योजना बनाई? क्या कभी आपने चिंतन किया कि हम एक संतान को जन्म दें तो कौन सी संतान हमारे घर में आए? गाड़ी का मॉडल तो आपको समझ में आता है, टीवी का मॉडल समझ में आता है, और घर में कौन सा मॉडल आ रहा है बच्चे का, उस मॉडल से हम अपरिचित हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि इन दोनों बच्चों के जन्म जो है वो मोस्टली एक्सीडेंटल है, अचानक है, बिना किसी प्लानिंग के हमारे घर में कोई आत्मा आ जाती, योजना बनाकर योजनाबद्ध तरीके से नहीं आती। इसलिए ये बड़ी चीज है कि माता पिता को इस विषय में जागृत जीवंत बनाया जाए, छोटे छोटे शिविर रखे जाए, उनमें ये अनुशासन, नीति, नियम और आपके उपासना साधना के विधान बताए जाएं, ताकि वो एक स्वस्थ और एक श्रेष्ठ संतान का आह्वान कर सके। और माता पिता को दूसरी बात दिखती है कि जिम्मेदारियों से अनभिज्ञ है। वो सोचते हैं हमने साधन जुटा दिए,
हमारी जिम्मेदारी जवाबदारी पूरी, हम गंगा नहा लिए, पर इतना नहीं है, बहुत कुछ आगे की बात है। बच्चों का निर्माण कैसे हो इसके संबंध में माता पिता को ज्ञान नहीं। वो अच्छा स्कूल ढूंढ सकते हैं, पर बच्चे के भीतर कौन से दिव्य गुण का विकास हो इस पर चर्चा नहीं होती। केवल भौतिक साधन जुटा देने का अपनी ये तीसरी समझ लेते हैं कर्तव्य की। इसलिए मित्रों, पारिवारिक वातावरण बनाना और श्रेष्ठ वातावरण को देना, इस पर चिंतन नहीं है। दूसरी बात दिखाई देती है, इस समय परिवार का विघटन बहुत, संयुक्त परिवारों से हम छोटे परिवार में हुए, अब न्यूक्लियस फैमिली चल रही है। और अब तो ये स्थिति है कि माँ रहती है बेंगलोर में, पिता रहते हैं दिल्ली में और बच्चा पढ़ रहा है पुणे में। कौन सा परिवार है? इसलिए परिवार का टच, परिवार का वातावरण, बोर्डिंग में पलने वाले बच्चों के बीच में एटिकेट्स आ सकते हैं। खाना कैसे खाया जाए, टेबल पे कैसे बैठे, आने पर कैसे, भले ही प्रसन्नता ना हो तब भी मुस्कुरा के कैसे वेलकम करे, ये बात सीख सकता है। और उसके भीतर संस्कारों का संस्करण नहीं होता। संस्कारों का निर्माण तो माँ के सानिध्य से ही होता है। इसलिए हम बच्चों को इस तरह का कुछ सोच हमारा विकसित हो रहा है। बोर्डिंग स्कूल चल रहे हैं आजकल, वहां हम बच्चों को भेज करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बड़ी झंझटें बच्चों के साथ चल रही हैं। और बच्चों के साथ आजकल सबसे बड़ा संकट ये है, आने वाली पीढ़ी के साथ, कि हमने शिक्षा का ऐसा तंत्र खड़ा किया है कि बच्चों की कमर टूट रही है। बस्ते का बोझ, जितना बड़ा बच्चा उतना ही वजन का बस्ता, बचपन से ही उसकी कमर टेढ़ी हो रही है। और फिर हमारी शिक्षा पद्धति, और फिर शॉर्टकट, स्वार्थ की परंपराएं विकसित होना, सफलता की ऐसी योजना बताना जिससे कि मेहनत कम करना पड़े और सफल ज्यादा हो जाए। और ऐसी अनेक बातें, बहुत सारी बातें हैं। बच्चों का परिवार के कारण असंयमित जीवन, दिनचर्या का अभाव, अच्छी श्रमशीलता का अभाव, साहस का अभाव, स्कूली शिक्षा में विद्या का लोप, ये भी एक बड़ी समस्या है कि बच्चों के बीच में सिर्फ शिक्षा शिक्षा की बात की जा रही है, शिक्षा के साथ विद्या होनी चाहिए, वो नहीं हो रही। खान पान में देखते हैं हम तो आपका फास्ट फूड और जंक फूड चल रहे हैं। फास्ट फूड और जंक फूड के साथ में आज हम विषैले संगीत सुन रहे हैं, वीडियोज, और आपके यूट्यूब और फेसबुक और आपका इंस्टाग्राम इतनी गंदगी बिखेर रहे हैं कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जब कोमलपन इन चीजों के संपर्क में आ रहा है तो विकृत हो जाता है। समय के विभोर, समय के पहले ही बाल्यावस्था में ही यौन भावनाएं जगने लगती, और बच्चे बहुत सारे ऐसे ईंधनों बर्बाद हो रहे हैं। हम देखते हैं आए दिन ऐसी घटनाएं हमको दिखाई देती है। टेलीविजन का कहर दिखाई देता है, पत्र पत्रिकाओं में अश्लीलता दिखाई दे रही है। तो सब मिलाकर के बच्चे के ऊपर चारों तरफ से संकट है। परिवार में संकट है, उसके आगमन पर संकट है, समाज के द्वारा संकट खड़ा किया जा रहा है, और जो इस समय प्रचार प्रसार का माध्यम बना हुआ है वो हमारे बच्चों को बर्बाद कर रहा है। उनके मानस को, चिंतन को, चरित्र को, व्यवहार को, सबको नष्ट करता चला जा रहा है। व्यक्ति अपने अपने लिए सोच रहा है, और हो भी क्यों ना। आप जरा विचार करें, पहले से लेकर 1 वर्ष से लेकर के 20 साल तक, जब तक बच्चा पढ़ता है 20-22 साल तक, तब तक वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोच रहा है। अब आप सोचते हैं कि 25 साल में होने के बाद बच्चा देश के लिए सोचे, कैसे सोचेगा? उस पर ये संस्कार ही नहीं। इसलिए मित्रों, यदि हम चाहते हैं कि राष्ट्र के विकास में समर्थ नागरिक पैदा करें तो हमको बचपन से ही ध्यान देना पड़ेगा, और बाल संस्कार शाला के माध्यम से ये चीजें सब संभव हो सकती हैं। इसलिए गुरुदेव कहते थे कि सबका समाधान एक है, बाल संस्कार शाला। बच्चों को गढ़िए। गुरुदेव कहते थे, मैं तुम्हारे पास छोटे छोटे बच्चे लेकर आऊंगा, मैं तुम्हारे पास नन्हे मुन्ने बच्चे लेकर आऊंगा, तुम उनको अच्छी अच्छी बातें बताना। स्थूल में परिवर्तन करने की जिम्मेदारी तुम्हारी, और सूक्ष्म में परिवर्तित करने की जिम्मेदारी हमारी। तो मित्रों, हमको गुरुदेव के इस आश्वासन पर ध्यान रखना चाहिए। वो कहते थे, बेटे दुनिया में सब कुछ है, पर विवेकानंद, गांधी और गौतम दिखाई नहीं देते। उनकी जरूरत वो कैसे बनाए, इसका महाअभियान ही बाल संस्कार शाला है। इस देश को एक बार फिर से श्रेष्ठ और शानदार चरित्रवान नागरिकों से सजाने का काम हमारी बाल संस्कार शाला करती है। तो बाल संस्कार शाला कैसे चलाएं? गुरुदेव ने पहले ही पुस्तक लिख दी थी, बाल संस्कार शालाएं इस तरह चलाएं, एक समानांतर शिक्षा तंत्र। और गुरुदेव ने, मैं एक बार तो हम लोगों ने सरकार को देने के लिए एक सूची बनाई थी, तो हमने देखा परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी 3200 पुस्तकों में 166 पुस्तकें ऐसी हैं जो किसी बच्चे के निर्माण से संबंध, माता पिता का मार्गदर्शन से लेकर हर तरह। एक हमारी पूरी की पूरी एक वांग्मय है, भावी पीढ़ी, हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण। ये पुस्तक आपने देखी होगी। ये बहुत गजब का लिटरेचर, बच्चों से संबंधित
बच्चों के मनोविज्ञान से संबंधित एक बहुत ही अद्भुत पुस्तक इसके माध्यम से हमारे बीच में, ऐसा साहित्य दुर्लभ आपको मिलेगा नहीं दूसरी जगह। आप देखें, एक बच्चों के शासक नहीं सहायक बच्चों के निर्माण में परिवार की प्रयोगशाला और फिर मानवीय मूल्यों से, ऋषि परंपराओं से, सांस्कृतिक विरासत से उन बच्चों को परिचित कराना, ये हमारा कर्तव्य है। हमारी परंपरा हमारी अगली पीढ़ी तक जाए, ये हमारा कर्तव्य है और परम कर्तव्य। तो मित्रों, हम सबको मिलकर बाल संस्कार शाला चलाना चाहिए। और हमारे यहाँ कहा भी जाता है, समस्त क्रांति का आधार बाल संस्कार, बाल संस्कार, बाल संस्कार। ये युग निर्माण का अभिनव संस्करण, बिल्कुल नवीनतम प्रयोग है। आप करेंगे, आप पाएंगे कि अद्भुत उसका परिणाम आएगा और संस्कारवान पीढ़ी गढ़ने का एक गौरव, एक आत्म गौरव हमको प्राप्त होगा, जो भी इसको चलाना चाहते हैं। और ये भी बात आप अच्छे से समझ लीजिए, यदि आप युग निर्माण का काम भी, दुनिया को बदलने का काम करना चाहते हैं, तो बच्चों के माध्यम से परिवर्तन बहुत आसान है। आप घर के एक बच्चे को बदलेंगे तो उसके माता पिता, उसकी दीदी भैया, उसके दादा दादी सब उंगली पकड़कर आपको खोजते आएंगे कि कौन महामानव है जो हमारे बच्चे को देवता बना रहा है। और आप किसी बुजुर्ग आदमी को जोड़ लीजिए, अकेला एक ही व्यक्ति आएगा आपके यहाँ, बाकी कोई नहीं आता। इसलिए बच्चे के माध्यम से एक तीर से 5 निशाने लगाए जा सकते हैं। बच्चे के माध्यम से हम पूरे परिवार को जोड़ सकते हैं, समाज को जोड़ सकते हैं। और राष्ट्र सेवा का इससे सुंदर, इतना अनुपम उद्देश्य पूरा होता है इससे कि सच में हम अपने आप को कृत अनुभव कर सकते हैं। तो मित्रों, ये बाल संस्कार शाला चलाएं, कैसे चलाएं, इस पर विचार विमर्श आने वाले 5 दिनों में भी होगा। पर मूल भावनाएं हमारी क्या है? आखिर ये कोई स्कूल है, हम भी कोई सब्जेक्ट लेकर के, कोई विषय लेकर के खड़े हो जाएं? वैसे ही बच्चे पहले से हमारे बहुत परेशान हैं, उनका जीवन वैसे ही बहुत व्यस्त है। आप देखें कि बच्चे को स्कूल में फुर्सत नहीं, होमवर्क से फुर्सत नहीं, फिर ट्यूशन में भी जाना पड़ता है। तो आप बच्चे को और अगर कोई कोर्स लाद देंगे तो ये बहुत प्रेरक बात नहीं हो सकती। बच्चा वैसे ही बहुत हैरान है, आप भी एक परेशान करने वाले लोगों की गिनती में आप भी आ जाए। नहीं, ऐसा नहीं। हमारा उद्देश्य दूसरा है। हमारा उद्देश्य भौतिक शिक्षा मात्र नहीं है। हमारा उद्देश्य है उस बात को चिंतन करते हम जो उपनिषद कहते हैं। स्वामी जी कहा करते थे, एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। तो ये जो पोटेंशियल है, हमारे डिवाइन पोटेंशियल है हमारे बीच में, हर व्यक्ति में, उस डिवाइन पोटेंशियल को कैसे एक्सप्लोर किया जाए, कैसे उसको विकसित किया जाए, कैसे उसके भीतर के दिव्य ज्ञान को विकसित कर दिया जाए, ताकि हमारा बच्चा देव मानव, महामानव, नर से नारायण, मानव से महामानव बनता चला जाए। इसलिए हमने मूल उद्देश्य रखा कि एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी इज एम ऑफ दिस बाल संस्कार शाला। आपकी बाल संस्कार शाला का एक परम कर्तव्य है कि आप बच्चे के भीतर, बालकों में दिव्य गुणों का विकास करें, उसको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य भेदे, उसके भीतर कौशल पैदा करें, संस्कृति का उसको ज्ञान करा करके उसका संस्कृति का, अपने धर्म का रक्षक बनाए, स्वाध्यायी, स्वावलंबी और स्वयंसेवी बनाए, उसको कार्य कौशल बढ़ाए, उसका रचनात्मक शैली और मानवीय मूल्यों गुणों को उभारे उसके भीतर से। बाल संस्कार शाला लाख मनकों में अलग चमकने वाला हीरा। एक ऐसा हमारे घर का बालक हो जो हमारे घर का कुल दीपक कहला पाए, हमारे कुल के गौरव को बढ़ा पाए। ऐसे बच्चे को तैयार करना, ऐसे समाज के नागरिकों को तैयार करना, ये हमारी बाल संस्कार शाला का उद्देश्य। तो हम कह सकते हैं कि विद्यार्थी के भीतर जो अंतर्निहित दिव्यता है, उस दिव्यता के विकास की योजना बनाना और इस विकास को क्रमबद्ध, चरणबद्ध तरीके से विकसित करना, ये हमारी बाल संस्कार शाला का मूल है। मित्रों, जो इस काम को करेगा उसको हम लोगों ने एक संबोधन किया था आचार्य। आचार्य का मतलब ही होता है जो आचरण से शिक्षा दे, और आचार्य का मतलब है कि विद्यार्थी के अंतर्निहित ज्ञान के प्रकटीकरण में एक उद्दीपक की भूमिका निभाए, उसके रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करे, ऐसा व्यक्तित्व आचार्य कहलाए। वो अपने आचरण से शिक्षा देगा और साथ ही साथ उसके भीतर की दिव्यता को जगाएगा, और जो बाधाएं आ रही हैं उनको बड़े सकारात्मक तरीके से दूर करेगा। इस तरह से हम देखते हैं कि आचार्य का जीवन, अगर हमारे लिए आचार्य खड़े हो जाएं, आज ये 5 दिन का हमारा उद्देश्य ये है कि हम अच्छे आचार्यों को गढ़ना चाहते हैं। इसलिए आचार्य की संज्ञा दी गई कि आप आचार्य बनकर
कहना नहीं, करके दिखाइए। और सच में जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें कहने से ज्यादा करने से ज्यादा लोग सीखते हैं, और बच्चों पर तो इसका विशेष प्रभाव पड़ता ही। इसलिए आचार्य वो जो आचरण से शिक्षा दे, ऐसे आचार्यों को तैयार करना बाल संस्कार शाला के संचालन में आपको विस्तार से बताया जाएगा, परंतु मैं कहता हूं कि दो बातें आवश्यक है। एक तो उसका बाहरी कलेवर कि आप कहां बाल संस्कार शाला चलाएंगे। तो स्वाभाविक रूप से ये बहुत बड़ा स्कूल नहीं है, आप अपने घर में ही चला सकते हैं। अपने मोहल्ले के आसपास के 10-12 घर इधर के, 10-12 घर इधर के, ऐसे 24-25 घरों से एक एक बच्चे को ले लें। उन बच्चों को लेकर के आप अपने घर में ही थोड़े से एक दिन ड्राइंग रूम में व्यवस्था बना दें, पानी और बच्चों को बाथरूम वगैरह की जरूरत पड़ती है वो व्यवस्थाएं बना दे, और अपने घर में ही कम से कम अल्प साधनों में ही आप बाल संस्कार शाला चला सकते हैं। तो एक तो आपकी उत्कट अभिलाषा, इच्छा कि आप ये साधन जुटा ले, भौतिक इच्छा हो गई, और दूसरी एक आध्यात्मिक है, वो प्रेरणा आपको गुरु जी माता जी से मिलती है। आप देखें आज गुरु